योजना पर चर्चा। एमपी के नीमच पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राइजिंग डे परेड की ली सलामी, कहा 2026 तक नक्सलवाद का होगा। मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन, ममता बनर्जी करेंगी मुर्शिदाबाद का दौरा, राज्यपाल से भी यही अपील। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तपिश गर्म, राजद कार्यालय में महागठबंधन की बैठक। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना नदी की सफाई को लेकर एक हाई लेवल बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उपराज्यपाल वीके सक्सेना और अन्य उच्च अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में यमुना को साफ करने के लिए 3 लेयर की योजना पर चर्चा हुई। नदी की सफाई के लिए एक समग्र और व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाने पर सहमति बनी। बता दें, सरकार का लक्ष्य यमुना नदी को पुनर्जीवित करने और दिल्ली वासियों को स्वच्छ नदी का अनुभव प्रदान करना है। प्रमुख फोकस ड्रेन और सीवेज मैनेजमेंट, औद्योगिक और डेयरी अपशिष्ट नियंत्रण, ठोस कचरा निस्तारण, नदी के प्रवाह को पुनर्स्थापित करने और नदी तटों को हरित रूप देने का रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के नीमच पहुंचे, जहां वे सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर में राइजिंग डे परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। बता दें, ये कार्यक्रम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 86वें स्थापना दिवस समारोह का हिस्सा है। बता दें, सीआरपीएफ की स्थापना और उसका ध्वज देने का काम महान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का खात्मा होगा और सीएपीएफ, सीआरपीएफ और खासकर इसकी कोबरा इकाई इसमें अहम भूमिका निभाएगी। सबसे बड़ी बात, पशुपति टू तिरुपति का एक हौसला रखने वाले दुर्दांत नक्सलियों को आज 4 जिलों में सिमट कर रख देना, इस सारे कारनामों में हमारे सीआरपीएफ के जवानों का बहुत बड़ा योगदान है। ढेर सारी पुस्तकें भी इनकी वीरता, इनकी कर्तव्यपरायणता, इनका हौसला और देशभक्ति की गाथा नहीं लिख सकती। इस सीआरपीएफ 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से इसका गठन किया गया। और मित्रों, मैं आज इस मंच से सीआरपीएफ के हर जवान को एक कहना चाहता हूं कि कभी भी ये मत भूलना कि आपके नए स्वरूप सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना और उसका ध्वज देने का काम महान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने न केवल सीआरपीएफ को की स्थापना की, ध्वज दिया, उसके चार्टर को भी बहुत बखूबी से उन्होंने चिन्हित करने का काम। मुर्शिदाबाद में हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि मैं मुर्शिदाबाद जाऊंगी। मुर्शिदाबाद में अशांति की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है। राज्य सरकार पीड़ितों के लिए बनाएगी घर। बता दें कि प्रशासन मुर्शिदाबाद के लोगों का विश्वास बहाल करने की कोशिश कर रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि राज्यपाल कल मुर्शिदाबाद जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यपाल से अनुरोध करूंगी कि अभी मुर्शिदाबाद के दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा नहीं करें। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने तैयारी भी शुरू कर दी है। वहीं पटना के गुरुवार को राजद के कार्यालय में महागठबंधन की बैठक हुई। हालांकि इससे पहले राजद नेता तेजस्वी यादव ने 15 अप्रैल को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की थी। वहीं अब राजद कार्यालय में विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की बैठक हुई है। ये बैठक करीब 3 घंटे चली। महागठबंधन की बैठक के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीटिंग को बताया। उन्होंने कहा कि आज हमारी पहली बैठक हुई है। बिहार के लोगों की क्या चिंता है उस पर हमने बात की है। बिहार के लोगों में 20 साल की सरकार के लिए गुस्सा है। बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध असल डबल इंजन है। एक इंजन अपराध में है और एक इंजन भ्रष्टाचार में है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई की। बुधवार को भी इस मामले पर सुनवाई हुई थी।
सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार से वक्फ बाई यूजर के मुद्दे पर 7 दिन में जवाब मांगा है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई है। केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन की मोहलत दी गई है। इस दौरान वक्फ बाई यूजर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और वक्फ बोर्ड में कई नई नियुक्तियों पर रोक रहेगी। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता केंद्र के जवाब पर 5 दिन में अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं, जिसके बाद वो मामले को अंतरिम आदेश के लिए सूचीबद्ध करेगा। बता दें, मामले में अगली सुनवाई 5 मई को होगी। स्टे नहीं किया है। जो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि अगली तारीख तक न तो काउंसिल में न वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। दूसरा बात, जो माननीय अदालत ने कहा कि जो वक्फ व यूजर है, जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं, उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी टिल द नेक्स्ट डेट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डी नोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है और अगली तारीख तक भारत सरकार को अपना जवाब और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देने होंगे और उसके बाद उनको रिज्वाइंडर का जो पिटिशन है उनको मौका दिया गया है। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपना रिस्पॉन्स देंगे और ये कहा गया है कि अगली तारीख पर सुनवाई इस पूरे मामले की जारी होगी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जो रेस्पोंडेंट्स यानी कि भारत सरकार ने कहा कि हम डे टू डे सुनवाई के लिए तैयार हैं। आप पूरे मामले को, चूंकि यह पार्लियामेंट का कानून है, पार्लियामेंट के कानून को आप इस तरह से स्टे नहीं कर सकते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बात को माना है और उन्होंने संशोधन को स्टे नहीं किया है। सिर्फ उन्होंने उनके 2 पॉइंट पे सॉलिसिटर जनरल के बात को रिकॉर्ड पे लेकर के और अगली तारीख 5 मई मुकर्रर कर दिया है और 5 मई से इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल दिया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। No. See, let us be very careful. The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. As you know very well that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given a Dyson report opposing all the amendments that were proposed by the government. आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक और कपिल भारद्वाज पर सीबीआई ने विदेशी फंडिंग मामले में छापेमारी की। एफसीआरए उल्लंघन के आरोप पे जांच के तहत सीबीआई ने ये कदम उठाया है। एफआईआर में आप पर विदेशी चंदा लेने और उसे सही तरीके से दर्ज न करने के आरोप हैं। आम आदमी पार्टी द्वारा संदिग्ध तरीकों से अवैध रूप से विदेशी चंदा स्वीकार करना और हेरफेर किए गए पहचान चिन्हों का उपयोग करके विदेशी नागरिकों से चंदा लेना शामिल है। सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक विदेशों में रहने वाले 155 लोगों ने 55 पासपोर्ट नंबरों का इस्तेमाल कर 404 बार में पार्टी को कुल 1.02 करोड़ का डोनेशन दिया है। कई डोनर्स ने एक ही पासपोर्ट नंबर का इस्तेमाल किया, जिससे फर्जीवाड़े का संदेह है। खबरों में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आज की खबर।